हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल बोलते हैं। इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने आपको दोस्त क्यों कहा, क्योंकि आप मेरे दोस्त जैसे हो, मैं आपका एक बड़ा भाई ही हूँ, तो मैं आपको अच्छी ही सलाह दूंगा। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे एनिमेटेड वीडियोस देखे होंगे एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड प्रोग्राम्स भी आते हैं यूट्यूब पे जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड होते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छी बात है, उसे भी देखो। लेकिन हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं यूट्यूब पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिल जाएंगे जिस पे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, हर एक चीज़ बताई जाएगी। लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती है। तो हम इस सीरीज़ में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो मैं भी चाहता तो बना देता आपके लिए कोई भी एक एनिमेटेड वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आए और आप उस चीज़ को फील कर सको जो मैंने फील किया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल का सबसे पहले हम मतलब जानते हैं कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब होगा कोई ऐसी चीज़ जो कि सबसे बेसिक है, उससे छोटी कोई चीज़ ही नहीं है। तो फंडामेंटल यूनिट मतलब एक कोई ऐसी यूनिट किसकी, लाइफ की हम किसी एक फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे। तो अगर हम रीड करना आगे स्टार्ट करें तो हाँ, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled in the structure of honeycomb consisting of many little compartments। तो रॉबर्ट हुक साहब थे, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने ना एक थिन स्लाइस लिया था किसका, कॉर्क। कॉर्क क्या होती है, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि डेड होता है। तो उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ हनी कॉम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। हनी कॉम का स्ट्रक्चर का मतलब कुछ ऐसे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वैसे मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखे। तो उन्होंने सोचा यार ये स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। फिर तो ये कैसे स्ट्रक्चर थे, हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर थे, मतलब उनमें कुछ कंपार्टमेंट्स थे। तो कॉर्क क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कॉर्क। तो कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक खुद ही माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था और 1665 में उन्होंने ये कॉर्क से ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। और इन्होंने जो ये बॉक्स मैंने अभी अभी आपको बना के दिखाया था ऐसे कंपार्टमेंट से, इन्हीं बॉक्स को रॉबर्ट हुक ने क्या बताया, सेल। ठीक, तो सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि एक छोटा सा रूम, लिटिल रूम। दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड insignificant incident but it is very important in the history of science। ये देखने में तो बहुत छोटा था दोस्तों, लेकिन साइंस में इसकी डिस्कवरी ना मतलब एक कहर ढा गई साइंस में। भाई आपको एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पता चल गई भाई, जिससे लाइफ बनी है उसके बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर ना बहुत अच्छी बात होगी। तो यही ना, तो साइंस की हिस्ट्री में इसने एक कहर ढा दिया भाई। तो this was very first time someone had observed that the living things appear to be consist of separate unit। तो कुछ समय बाद इसकी डिस्कवरी के बाद ना बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरी दी, अपनी हाइपोथेसिस दी। तो उस सभी थ्योरी का कंक्लूजन हमें ये पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो किसी न किसी एक छोटी सी यूनिट से बने हुए हैं। मतलब अगर हम किसी घर की बात करें तो घर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो ईंट होती है या सीमेंट होती है। तो ईंटों से घर बनते हैं। तो जैसे घर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एक ईंट होती है, उसी तरह हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम सेल बोलते हैं। ठीक, तो द यूज ऑफ वर्ड सेल
टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स। जैसे हमने घर के लिए सबसे छोटे यूनिट का नाम क्या रखा था, ईट, वैसे ही हमने बॉडी की सबसे छोटे यूनिट का नाम रख दिया था सेल। ठीक, इतना समझ में आया आपको? तो लेट अस फाइंड अबाउट सेल। तो चलिए हम अब सेल के बारे में कुछ जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अब ये पढ़ लेते हैं, ये वाला पढ़ लेते हैं, अवॉइड एयर बबल्स। रुको। ओके, ये एक एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। एक्टिविटी 5.1 में आपकी एनसीईआरटी में एक एक लाइन को पढ़ाऊंगा और एक भी लाइन छूटेगी नहीं। तो सबसे पहले हम इस यूनिट का मतलब समझ लेते हैं 5.1। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो आप फिर वैसे ही जैसे इंग्लिश में रीडिंग करते हो वैसे ही समझ लोगे तो फिर क्या फ़ायदा आपका पढ़ने का। तो ये 5.1 का क्या मतलब है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। ठीक, ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। तो एक्टिविटी 5.1 में हम यही देखेंगे कि क्या हैं ऐसी चीज़ें। तो हम इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब। हम एक प्याज लेंगे और उस प्याज को छील लेंगे और उसके छीलने के बाद एक पतला सा एक क्या बोलते हैं छिलका निकलता है वाइट कलर का, उसे हम ले लेंगे। विद द हेल्प ऑफ पेपर ऑफ फोरसेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम अ कॉन्केव स्लाइड। और हम जो एपिडर्मिस की स्किन है, जो पतली सी वाइट झिल्ली है, उसको हम कॉन्केव स्लाइड पर रखेंगे। इनर लेयर ऑफ दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। और इस जो झिल्ली है इसको हम वॉच ग्लास पे रख देंगे जिसमें वाटर होता है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड एंड गेटिंग ड्राई। तो इससे अगर हम उसको पानी में रख देंगे ना तो वो ना फोल्ड होगी और ना ही वो सूखेगी। व्हाट डू वी डू विद दिस पील। अब हम इस पील से, जो मतलब हमने ये जो छिलका उतारा था बिल्कुल पतला सा, अब इससे हम क्या करेंगे, तो देखते हैं हम इससे क्या करेंगे। लेट अस टेक द ग्लास स्लाइड। अब हम ग्लास स्लाइड लेंगे। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर ए पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। और हम एक ड्रॉप वाटर लेंगे और उस पील को ट्रांसफ़र करेंगे वॉच ग्लास में। मेक श्योर दैट द पील परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। और हम ध्यान से ये देख लेंगे कि जो पील है वो परफेक्टली फ्लैट है या नहीं स्लाइड पर। हम अगर फ्लैट नहीं रखेंगे, वो मुड़ी रहेगी, सिकुड़ी रहेगी, तो हमें अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होगा। ए थिन कैमल हेयर एंड पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पील। और एक पतला सा कैमल हेयर यहाँ पे बोला है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कैमल हेयर ब्रश यूज करें। आप कोई एक पतला सा बिल्कुल ब्रश यूज कर सकते हैं जिससे हम की पील को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ बी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रानिन सोल्यूशन। सेफ्रानिन सोल्यूशन एक सोल्यूशन होता है जो डार्क पिंक कलर का होता है, या फिर आप डार्क रेड बोल सकते हो। उसे हम उस पर डालेंगे। फॉलोड बाय द कवर स्लिप। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप। हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि उस पर एयर बबल्स ना पड़े। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प। वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्पोररी माउंट ओनियन पील। हमने एक टेम्पोररी ओनियन पील का माउंट बना लिया है। वी कैन ऑब्जर्व दिस अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और हम इस ओनियन पील को और उस ग्लास स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर रखेंगे और इसके बाद हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। अब हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसे हम देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला पार्ट ये है बेस, जिससे ये माइक्रोस्कोप टिका हुआ है। और ये है मिरर। अब मिरर पे हमारी लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होके अंदर चली जाती है, जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। आपने साइंस में भी पढ़ा है या नहीं मेरे को नहीं पता, लाइट चैप्टर। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख में जाती है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक, और ये हमारा सिविल जिससे हम टाइट करते हैं, ये स्टेज जिस पे हम रखते हैं ग्लास स्लाइड को। और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है
और ये आर्म है। ये फाइन एडजस्टमेंट है, मतलब हम इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। और कोर्स एडजस्टमेंट होता है ये। और ये बॉडी ट्यूब है और ये क्लिप जिससे हम ग्लास स्लाइड को टाइट कर देंगे। ठीक, तो ये है हमारा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हमने देखा क्या उसमें। ठीक, तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। जैसे ही हमने लेंस से देखा, कैन बी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एंड ऑब्जर्वेशन सीट। डज इट लुक लाइक। अगर हम माइक्रोस्कोप से हमने देखा तो हमें एक जैसे सीट जैसा स्ट्रक्चर दिखा, जैसे कि हमारे रॉबर्ट हुक साहब को दिखा था, रॉबर्ट ब्राउन साहब को दिखा था। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब को कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखा था ना, मैंने आपको दिखाया भी था कि कुछ ऐसा सीट जैसा स्ट्रक्चर दिखा था। तो वैसे ही हमें भी यार ये ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें भी दिखा। तो हमने कहा ये क्या है। तो देखो, जो ये हमारे कॉम्ब हैं, ये तो हमारी सेल हो गई। और ये जो बीच में एक रेड डॉट, जो मैं एक डॉट रख रहा हूँ ब्लैक डॉट के ऊपर, ये हमारा होता है न्यूक्लियस। ठीक, ओके। अब हम अगर नेक्स्ट पेज पर चलें तो हाँ, वी कैन ट्राई टू प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट्स ऑफ ओनियन पील ऑफ डिफरेंट साइज व्हाट बी ऑब्जर्व। अगर हम कई साइज के ओनियन पील को ऑब्जर्व करें तो क्या होगा। डू वी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। हमें सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा या डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अब हम देखते हैं उसके बारे में कि क्या हमें सिमिलर मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा। ओके, तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर लुक लाइक सिमिलर टू ईच अदर। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक दूसरे के एक समान लग रहे हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। We find from the activity that onion bulbs of different size have similar small structure visible under a microscope। तो हमने ये पाया कि अगर हम किसी भी ओनियन पील को, चाहे वो छोटी ओनियन पील हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कटी हो, चाहे फटी हो, मतलब ओनियन पील हो, तो उसका ना स्ट्रक्चर जो होगा फंडामेंटली वो सेम ही होगा। अगर वो ऐसा दिख रही है एक ओनियन पील का स्ट्रक्चर, तो वो ऐसा ही दिखेगा। और इसमें जो ये पार्ट होता है ये हमारी हो गई सेल, और ये इसके अंदर का पार्ट है ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ओके, आगे हम बात करें तो दीज स्मॉल स्ट्रक्चर कैन बी सी द बेसिक बिल्डिंग ऑफ यूनिट ऑफ ओनियन बल्ब। और ये जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, यही जो है वो ओनियन पील का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। किसी भी प्याज का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वही हम उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, और इसी बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग सेल बोलते हैं। नॉट ओनली ओनियंस, सिर्फ ओनियन नहीं, बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट बी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। हम जितने भी ऑब्जेक्ट, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे कुत्ता, बिल्ली, मैं, तुम, आप, सब, कोई भी, ये सारे ही जो हैं वो एक किसी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से बने हैं, और उसी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नाम ही है सेल। However there are also single cells that live on earth। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अर्थ पे सिंगल सेल्स में ही रह रहे हैं। जैसे हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो वो सिंगल सेल होता है, एक ही सेल में उसका खाना पीना सोना जागना सब होता है। जैसे पैरामीशियम हो गया, उसका भी एक ही सेल में खाना पीना सोना जागना सब होता है। लेकिन हम हैं, हमारे पास कई सारे सेल हैं, कई सारे टिश्यूज़ हैं, कई सारे ऑर्गन्स हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना पचाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम सांस लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे मतलब बॉडी में ब्लड इधर उधर जाता है जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। तो हमारे बहुत सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो सारे मिलके हमारा बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। जैसे मेरे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। तो हमारा इससे एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो ये हम पढ़ लेते हैं मोर टू नो। ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मैं एनसीईआरटी में कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं।
तो सेल वर द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को पहली बार डिस्कवर किया था, और कब डिस्कवर किया था? 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क सिंस द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। और लीवन, उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके नीचे उन्होंने ऑब्जर्व किया था एक कॉर्क की सेल को, तो उन्होंने एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर पाया था। ठीक, अब हम बात करते हैं लीवन हुक साहब की। तो लीवन हुक 1674 में आए और उन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने पहली बार ना एक तालाब से पानी लाया। ठीक, उस पानी को उन्होंने ग्लास स्लाइड पे रख के, और एक भाई साहब उनके पास इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने उससे ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा भाई साहब एक लिविंग सेल जो कि जिंदा थी। ठीक, तभी उन्होंने बताया, तभी हमें पता लगा कि भाई सिंगल सेल भी ना जिंदा रहती हैं। जैसे हमारे पास तो कई सारे सेल है, तो हमारी सेल एक साथ मिलकर काम करती है, लेकिन कुछ भाई सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी लाइफ में मतलब क्या बोलते हैं, इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो इसके बाद भाई चलो ठीक है, सेल डिस्कवर हो गई, अच्छी बात है, लेकिन अभी लोग शांत थोड़ी ना हुए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे। तो इट वाज रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब आए 1831 में, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। अब भैया देखो, ये तो हो गई हमारी एक गोल मटोल सेल। अब इनको ये रहा ही नहीं गया, चलो ठीक है सेल है तो है, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या कहा कि हम सेल के अंदर जाके देखेंगे। तो इन्होंने सेल के अंदर एक चीज़ डिस्कवर करी जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट क्या है? हमारा दिमाग। तो ऐसे ही सेल का दिमाग हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक, तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर डाली। अब भैया आगे और बहुत सारे साइंटिस्ट, अब तो सबको और चुल मच गई कि नहीं, अब तो न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो गया। तो पुरकुंजे साहब आए। पुरकुंजे इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब देखो पुरकुंजे साहब आए, इन्होंने क्या कहा कि जो सेल है भाई, वो देखो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो सेल तो सूखी तो होगी नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। सेल के अंदर जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है, मतलब जैसे मान लेते हैं सेल के अंदर पानी भरा है, तो उस पानी को, पूरी सेल के जो पानी है, उस पानी को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और उस प्रोटोप्लाज्म का नाम, प्रोटोप्लाज्म किसने दिया भाई? पुरकुंजे साहब ने दिया। तो पुरकुंजे साहब आए 1839 में, उन्होंने एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट सेल्डन एंड स्वान इन 1838 एंड 1839। अब भैया देखो, रॉबर्ट हुक साहब आए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब आए। रॉबर्ट हुक साहब ने कहा कि भाई मैंने एक कॉर्क लिया, कॉर्क में उन्होंने हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर पाया। ठीक है, उन्होंने उसका नाम सेल दे दिया। फिर लीवन हुक साहब आए, उन्होंने तालाब में गए, तालाब से पानी लाए, पानी को ऑब्जर्व किया, उन्होंने भाई एक लिविंग सेल दे दी। उन्होंने कहा कि जो है सेल जो होती है वो सिंगल, मतलब एक सेल भी एग्जिस्ट कर सकती है और बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद पुरकुंजे साहब आए, भाई देखो सेल तो है, सेल तो सूखी तो होगी नहीं, तो सूखी नहीं है मतलब तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। तो सेल के अंदर का जो पानी है, जो फ्लूइड है, उसे हम, उन्होंने कहा कि ये भाई प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म आ गया। अब इसके बाद ना एक दो साइंटिस्ट और है, एक का नाम सेल्डन और एक का नाम स्वान। तो सेल्डन और स्वान जो थे, वो दोनों ने मिलकर कहा कि जो भी हैं, जितने प्लांट हैं, जितने एनिमल हैं, मतलब इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जो जिंदा हैं, जीवित हैं, वो सब किससे बने हैं? वो सब बने हैं सेल से। किससे बने हैं? सेल से। और किससे बने हैं? सेल के प्रोडक्ट से। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय वर्च्यू। अब देखो भैया, ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो वर्च्यू साहब आए 1859 में, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इन्होंने भैया बहुत बड़ी बात कह दी। बोलने में और समझने में तो आसानी है, लेकिन जैसे रॉबर्ट हुक साहब ने कहा था कि ये एक सेल है, आसान है भाई, सेल है, लेकिन इन्होंने भी कहा कि जो सारी सेल होती हैं। अब देखो सवाल ये उठने लगा ना कि जो सेल है वो सेल आई कहाँ से?
अब देखो भाई, कोई चीज़ है तो वो किसी न किसी चीज़ से बनी तो होगी, तो वो बनी किस चीज़ से, उसका जवाब वर्चू साहब ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि अगर कोई एक सेल है, ये जैसे सेल है, तो ये भाई मैच्योर होगी, बड़ी होगी, इसके बाद ये डिवाइड हो जाएगी 2 सेल में। मतलब क्या हुआ, ये सेल किस सेल से, ये सेल आई इस सेल से। मतलब जो आल सेल, जो जितनी भी सेल हैं वो अराइज कहाँ से हुई हैं, एक मिनट, हाँ, जितनी भी सेल हैं वो अराइज कहाँ से हुई हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 it was possible to observe understand the complex structure of cell and its various organelles। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आया, ऑर्गनलीज। अभी तक तो ऑर्गेनिज्म था, अब ऑर्गनलीज आ गया भाई। अब ऑर्गनलीज का क्या मतलब हो गया, जैसे कि हमने बनाई एक सेल, अब सेल के अंदर ये रहा भैया एक, कुछ भी मान लेते हैं ए, ये है एक, कुछ मान लेते हैं बी। ठीक भाई, मेरे पास पेन नहीं है और मैंने ये मोबाइल, मैं ये वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो माफ़ कर देना, भाई हूँ तुम्हारा। ठीक, तो देखो ये है ए और ये है बी। अब ये ए और बी क्या है, ये तो हो गई सेल, ये क्या है, मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया को मैं बी ए लिख देता हूँ। ठीक, ये एक बैक्टीरिया का सेल है, तो ये सेल क्या हो गया, एक ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया का एक ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो सेल के अंदर का कंपोनेंट है वो पानी नहीं, पानी के अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये ए है और ये बी है, ये ए और बी क्या है, ये ए और बी हैं ऑर्गनलीज। और ये हमें कब दिखेंगे भाई, अब देखो जो सेल है वो खुद ही इतनी छोटी है कि हम उसे माइक्रोस्कोप में देखना पड़ रहा है, तो उसके लिए भाई और पावर वाला माइक्रोस्कोप चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद हमने सेल ऑर्गनलीज की भी डिस्कवरी कर ली। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं हम। तो द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइड लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल may constitute a whole organism in an amoeba। देखा, मैंने बताया था ना पहले ही कि जब मैग्नीफाइन इन्वेंशन हुए, मैग्नीफाइन लेंसेज और माइक्रोस्कोप्स के इन्वेंशन हुए, इसके बाद हमें ये पता चला कि जो एक सिंगल सेल है वो भी एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा जो है वो बेचारा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो उसी से खाता पीता सोता नहाता धोता सब कुछ है। तो देखो हमारे पास तो कई सारी सेल हैं, लेकिन बेचारा एक अमीबा, उसकी एक ही सेल, उसी से वो खाए पिए सब कुछ करे। तो अमीबा जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है एक और सेलुलर का मतलब होता है सेल, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म। देखो मैं पहले ही बोल देता हूँ और एनसीईआरटी उसे बाद में लिखती है। देखो ये था यूनि का मतलब सिंगल। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल ग्रुप्स टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इनटू इट फॉर्म द वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि एक सेल है तो यूनिसेलुलर, कई सारी सेल मिल गई तो मल्टी सेलुलर। ठीक, जैसे सम फंगी, प्लांट, एनिमल, हम तुम आप सब किससे बने हैं, बहुत सारी सेल से, तो हम कैसे ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर। क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये कैसे हो गए, यूनिसेलुलर। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं हम। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। जो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी भाई सिंगल सेल से आए थे। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ, अभी भाई तुमने ही ओनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि नहीं किया था, हमने मतलब पढ़ा था, किया नहीं था, हाँ लेकिन पढ़ा तो था ना। तो ओनियन पील वाले एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था, ऑब्जर्व क्या किया था हमने, कि जितनी सारी भी ओनियन पील है उसमें एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, उससे छोटा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो मतलब हमें इससे क्या पता चला कि भाई ओनियन पील एक प्लांट है, मतलब प्लांट का एक पार्ट है, तो वो भी सेल से ही बना होगा। तो हमें ये पता चला कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे भी सिंगल सेल से आए हैं। हाउ, लेकिन कैसे, मैंने तो तुम्हें बता दिया, लेकिन अब एनसीईआरटी का भी सुन लेते हैं, वो क्या बताती है। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स। अब देखो, सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स देयर ओन काइंड।
भाई देखो मैंने अभी अभी दिखाया था कि ये एक सेल, ये डिवाइड करेगी, ये बनाई सेल, ये बनाई सेल, मतलब फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी अभी हमने यहाँ वर्चू साहब ने जो बताया था वही इसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम एक्टिविटी। अब एक्टिविटी करना भाई बहुत ज़रूरी है। देखो आप सीधा एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन मैंने अभी तक आपको सबसे अच्छे ढंग से समझाया है, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से बताना चाहता हूँ कि अगर तुम ना 9th के बाद अगर 10th में चले गए या 11th में जाओगे ना जब, तो एनसीईआरटी की तुम्हें वैल्यू पता चलेगी कि एनसीईआरटी की वैल्यू होती क्या है। तुम्हें पता है मैंने 9th में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैंने दोबारा से 9th की एनसीईआरटी खुद पढ़ी, अपने आप पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ाई नहीं मुझे। हाँ, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ा, क्योंकि जो एनसीईआरटी का कंटेंट है ना भाई, वो इतना अच्छा है, इतना प्योर है ना, कि वो जो सारे नोट्स ये हेन तेन जो तुम पढ़ते हो ना, अगर तुम कुछ ना पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ लो तो पेपर में ना तुम्हारे 100% आ जाएंगे। मैं 99 भी नहीं बोलता, मैं 100 बोल रहा हूँ, 100% आ जाएंगे अगर तुमने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक, अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो वी कैन ट्राई टू प्रिपेयरिंग अ टेम्पोररी अमाउंट ऑफ लीफ पील्स, टिप ऑफ रूट्स, ओनियन पील, ओनियन और इवन पील्स ओनियन डिफरेंट साइज। ठीक, आफ्टर परफॉर्मिंग द अब हमने ना जैसे ओनियन पील इकट्ठी की थी, वैसे बहुत सारी पत्ती को, बहुत सारे जो टिप ऑफ रूट्स हैं, रूट की टिप की जो पेल्स हैं, मतलब झिल्ली, उसको हम इकट्ठा करेंगे। ठीक, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, जो हमने एक्टिविटी मतलब परफॉर्म की थी ओनियन पील के साथ, वही सेम एक्टिविटी अगर हम परफॉर्म करेंगे तो डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन द टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। जो सारी सेल्स हैं क्या वो सेम साइज की दिखेंगी? भाई मैं इसका आंसर बता दूँ तेरे को, सुनो। अगर तुम ओनियन पील की कर रहे हो मान लेते हैं तो तुम्हारी सेल ऐसी मिली, अगर तुम आम की पत्ती देख रहे हो तुम्हारी सेल ऐसी मिली, अगर तुमने रूट टिप देख रही है तो तुम ऐसी मिली तुम्हारी सेल। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी रूट टिप दिख रही है। ठीक, मैंने बोला अगर तुम रूट टिप देख रहे हो तो तुम्हारी सेल ऐसी मिली, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ना किसी सेल का शेप सेम है, ना किसी सेल का साइज सेम है, ना किसी सेल का वॉल्यूम सेम है। ठीक, तो जो सेल और साइज है शेप है सेल की वो डिफरेंट है। ठीक, यही इसमें कह रहा है कि डू ऑल सेल लुक लाइक ए स्ट्रक्चर, मतलब सारी सेल का स्ट्रक्चर सेम है, नहीं है। कैन बी फाइंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द सेल डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। हाँ भाई, क्या तुम बहुत सारी जो सेल्स है प्लांट की उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट फाइंड कर सकते हो? हाँ, अब देखो जैसे ये मान लेते हैं एक रूट सेल है, ये मान लेते हैं एक शूट सेल है, ये मान लेते हैं एक लीफ सेल है। भाई देखो स्ट्रक्चर में डिफरेंस। ठीक, हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, देख के ही बता सकते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज कुड बी। अब इसमें सिमिलरिटी क्या होगी, सिमिलरिटी को मैं अभी नहीं बताऊंगा, वरना फिर सारा एनसीईआरटी मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा क्या। ठीक, तो आगे हम पढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। कुछ ऑर्गेनिज्म के पास कई सारी काइंड्स की सेल होती हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। अब हमारे शरीर की कुछ सेल देखो कैसी कैसी दिखती है, अब उसे हम देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले है हमारी ये स्मूथ मसल सेल। अब ये स्मूथ मसल, स्मूथ, चलो मसल तो हम समझ रहे हैं कि मसल है भाई, मसल की सेल है, हमारी मांसपेशियों की सेल है, लेकिन स्मूथ है, स्मूथ मसल्स की सेल है। ठीक, ये हमारी ब्लड की सेल्स हैं। अब हम ब्लड को अगर ग्लास स्लाइड पे रख के ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ब्लड ऐसा दिखेगा। हमारी ये नर्व सेल है जिससे हमारा दिमाग काम करता है, वो दिमाग की जो सबसे ही, अब बोलेंगे माइंड की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी है, तो वो है नर्व सेल। अब वैसे तो हमें सेल पता है, लेकिन अब हमने पढ़ लिया तो वो कौन सी सेल है, नर्व सेल। ये है ओवम जो है फीमेल गैमेटोफाइट, ये है स्पर्म जो कि मेल गैमेटोफाइट, ये है बोन मैरो जिससे हमारा बनता है रेड ब्लड सेल्स, और ये है एक फैट सेल, एडिपोज टिश्यू में होता है ये। ओके, अब हम अगला पेज खोलते हैं तो हमारा आता है, अब आता क्या है हम पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप और साइज होता है सेल का वो डिफरेंट होता है, और डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि देखो कुछ सेल्स का उनके काम के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सम सेल्स लाइक अमीबा जैसे कोई सेल है, चेंजिंग शेप्स, उनके पास उनकी शेप कोई फिक्स नहीं होती भाई।
अमीबा ऐसे भी होता है जलेबी की तरह, ऐसे भी होता है। ये क्या पता नहीं क्या बन गया, लेकिन ऐसा भी होता है। हाँ, उसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है। जैसे मैं पानी मान लूँ, एक पानी को कटोरी में डालो तो कटोरी की तरह बन जाएगा, अगर वो ग्लास में डालो तो ग्लास की थाली में डालो तो थाली की तरह बन जाएगा। वैसे ही सेम अमीबा होता है, ठीक। उसकी शेप कोई फिक्स नहीं होती है। पानी मान लो अमीबा को तुम, वैसे भी वो पानी में ही रहता है, ठीक। तो अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, ठीक। अगर हम देखें कुछ सेल्स को तो उनका शेप फिक्स भी होता है। जैसे नर्व सेल हमने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, तुम्हारी ये रही। हाँ, नर्व सेल जो है इसका देखो शेप कुछ फिक्स है। हाँ, ऐसी होती है नर्व सेल। ये होता है ओवम, ऐसी होती है ओवम की शेप। तो कुछ सेल्स की जो शेप होती हैं वो फिक्स होती हैं। ईच living cell has capacity to perform certain basic functions that are characterized of all living forms. How does a cell perform these basic functions? Each living cell has, हर एक लिविंग सेल के पास होती है कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने के कुछ बेसिक फंक्शंस। वी नो दैट, हम जानते हैं, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग। अब देखो भैया, एक और बहुत बड़ा पॉइंट आ गया। देखने में तो छोटा सा है डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन अगर हम इसको समझे ना तो ये ऐसा है। मैं बताता हूँ। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हो गया कि जैसे देखो, अगर तुम किसी एक काम को कर रहे हो अकेले, जैसे हाँ तुम घर में गड्ढा खोद रहे हो, अकेले खोद रहे हो, तो तुम्हें एक गड्ढा खोदने में 1 घंटे लग गए। चलो 1 घंटे लग गए एक गड्ढा खोदने में। लेकिन अगर तुम 2 लोग खोद रहे हो एक गड्ढा, तो कितने घंटे लगे? आधा घंटा लगा, 30 मिनट लगा, ठीक। अगर 3 लोग गड्ढा खोदने लगे, सेम गड्ढा 3 लोग, 20 मिनट में गड्ढा ख़त्म। 4 लोग खोदने लगे, लगभग 15 मिनट या 10 मिनट में गड्ढा ख़त्म। तो हम ये देख रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब, अगर हम किसी काम को कई लोगों में बांट दे तो वो काम आसानी से होगा, जल्दी भी होगा, अच्छी तरह से भी होगा। अगर तुम ही अकेले गड्ढा खोद रहे हो, तुम्हारी हालत ख़राब, तुम खराब, तुम्हारा फावड़ा भी खराब, मतलब सब कुछ खराब। लेकिन अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर का देखें तो उसमें ना तुम खराब, ना तुम्हारी हालत ख़राब, ना तुम्हारा फावड़ा ख़राब, सब सही रहेगा और तुम आराम से तुम्हारा गड्ढा भी खुद जाएगा। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब है कि जो डिफरेंट पार्ट होता है बॉडी का, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड। ह्यूमन बॉडी के पास दिल होता है ब्लड पंप करने के लिए, स्टमक होता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, एंड सो ऑन। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद अ सिंगल सेल। अरे इतनी बड़ी बात, डिवीजन ऑफ लेबर सिंगल सेल्स में भी होता है। इन फैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इट नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। जो सेल होती हैं उनके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे एक ये सिंगल सेल, अब सिंगल सेल के अंदर हमने पहले ही बताया था कि ये सेल ऑर्गेनेलीज हो गए। इसका नाम हम ए, इसका नाम हम बी, इसका नाम हम सी। तो अब भैया ए का काम है खाना बनाना। रुको 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 भाई, ये गलत हो जाता है मेरे से, रुको सही करता हूँ, रुको 1 मिनट। सारा मिट गया, फिर से बनाते हैं। ये हो गया ए, ये बी, ये सी। अब ये ए भाई साहब का काम है खाना बनाना, बी भाई साहब का काम है खाना परोसना, और सी भाई साहब का काम है बर्तन मांजना। अब देखो, अगर इसी एक को खाना बनाना पड़े, परोसना पड़े और बर्तन भी मांजना पड़े तो उसका काम खराब हो जाएगा भाई, एक ही तो हालत खराब। तो इसीलिए ना सिंगल सेल्स में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में भी आए, नहीं तो मैं अभी 1 मिनट में रीड करके ख़त्म कर दूंगा ना, तो फिर ना आपको मज़ा आएगा ना मुझे मज़ा आएगा, ठीक। तो ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनली परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल।
हर एक सेल ऑर्गेनली जो होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे सेल में कुछ नया बनाना है, सेल को साफ करना है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है एंड सो ऑन। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज दीज ऑर्गेनलीज, एक सेल जो होती है वो ये सारे फंक्शंस कर लेती है और वो जिंदा रहती है। क्यों जिंदा रहती है? क्योंकि उसके पास सेल ऑर्गेनलीज हैं डिवीजन ऑफ लेबर के लिए, काम करने के लिए। लेबर का मतलब काम करने वाला। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनलीज। भाई साहब ये बहुत बड़ी बात कह दी कि सॉरी कहाँ थे हम, मैं तो खो ही गया। हाँ, इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनलीज, नो वन टू हैव द। हाँ, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि ये एक सेल, ये भी एक सेल, ये इसका ए, तो इसमें भी है ए, तो ये दोनों जो ए हैं ये भाई ए सेम है। मतलब जो सारे सेल में ऑर्गेनलीज हैं, जैसे कि एक कंपनी है अंबानी साहब की, एक कंपनी है अडानी साहब की, तो जो अडानी और अंबानी साहब की कंपनी है उस कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ है ना वो एम्प्लॉय सेम है। मतलब जैसे राम यहाँ काम करता है, राम वहाँ भी काम करता है। तो मतलब देखो, राम जैसे राम का हमशक्ल भाई, तो एक राम अडानी की कंपनी में, एक राम अंबानी की कंपनी में। तो मतलब जो ऑर्गेनलीज हैं, अब राम को हम एक ऑर्गेनली मान ले और अडानी और अंबानी की कंपनी को सेल मान ले, तो अडानी और अंबानी की कंपनी में जो सेल्स हैं, मतलब जो राम है वो सेम है। मतलब राम वो भी है, राम वो भी है, और वो भाई जब सेम है तो काम भी एक ही करेंगे। मैंने तो ये बता दिया तुमको, लेकिन अब तुम्हें समझ नहीं आया होगा, तो फिर मैं आगे पढ़ता हूँ, फिर आएगा। सेल ऑर्गेनलीज, नो मैटर वाट देयर फंक्शन इज वाट एंड वाट देयर ऑर्गेनिज्म इज फाउंड। मतलब इसका कोई मैटर नहीं है कि किस ऑर्गेनिज्म में वो है या फिर उसका फंक्शन क्या है। ठीक, अब देखो भाई साहब, हमारा पहला पड़ाव, हमारा पहला क्वेश्चन, सेल डिस्कवर किसने करी थी और कैसे करी थी? तो सेल डिस्कवर हमारे रॉबर्ट कौन से साहब, हुक या ब्राउन? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी। और कैसे की थी? एक कॉर्क लिया था उन्होंने लकड़ी से, बार्क से, लकड़ी के बार्क से उन्होंने उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था, तो हमें सेल के बारे में पता चला था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? इसका आंसर तो आप खुद ही दे सकते हो भाई, सेल से छोटा न कोई और, तू ही प्यारा लागे, तू ही प्यारा लागे। मतलब सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज़ द मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब हम यूनिट 5.2 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? जो सेल होती है वो किससे बनी होती है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल? सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हमारा तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो हमने पढ़ लिया भाई, सेल है, लेकिन जो सेल है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी सा अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनलीज। हमने पढ़ा कि जो इस सेल के पास कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिसे सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? सेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे है? इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। अगर हम किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो हमें किसी भी सेल के अंदर 3 चीज़ें कॉमन मिलेंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब भाई ये कौन सी बला है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस तो हमें पता था कि रॉबर्ट हुक साहब ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस जो सेल के अंदर था, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? तो चलिए बता देता हूँ भाई पहले ही, नहीं तो भी ये तो एनसीईआरटी बताएगी ही, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ। ये हो गई एक सेल, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस भाई साहब, और हमारे साइटोप्लाज्म महाराज कहाँ हैं? इनको भी बनाते हैं। रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि पता नहीं कैसे भैया हैं। ये लो, ये है, इसको मैं फ्लूइड मानता हूँ। ठीक, ये फ्लूइड है, बाहर नहीं है, वो गलती से बन गया। ठीक, अब इसका नामकरण हम करते हैं। तो ये जो लाल लाल तुम्हें दिख रहा है ये हो गई हमारी, मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिखता हूँ मैं, प्रधानमंत्री नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा है न्यूक्लियस, NU। और ये जो न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे किस में आती हैं? साइटोप्लाज्म में, CY। ठीक, समझ गए?
अब हम आगे बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। देखो मैंने कलर चेंज कर लिया तुम्हारे लिए। दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। मैंने तुम्हें बताया था कि सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को ही क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। भाई सेपरेट करती है सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। जैसे कि ये देखो, ये हवा चल रही है, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को हवा थोड़ी लगेगी, क्योंकि क्यों नहीं लगेगी, ये पीएम वाली दीवार है। पीएम साहब ने दीवार बना रखी है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन साहब ने दीवार बना रखी है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर एनवायरनमेंट। ठीक, आगे बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब भैया देखो, ये एक ऐसी दीवार है ना जिससे अच्छी चीज़ें अंदर आती, गंदी चीज़ें बाहर जाती। पीएम वाली दीवार है ये। ठीक, इट आल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। ये कुछ मूवमेंट, मतलब कुछ मूवमेंट्स को प्रिवेंट करती हैं बाहर जाने से। जैसे कुछ अच्छी चीज़ें भाई वो बाहर थोड़ी ना भेजेगा, इसीलिए ये कैसी मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमिएबल। पीएम कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ऐसी परमिएबिलिटी है जो कि सिलेक्ट करती है चीज़ों को अंदर आने से और बाहर जाने से। भाई देखो बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे ये है गंदी चीज़, मान लेते हैं ये कोई, हाँ कोई भी वेस्ट मटेरियल है सेल का, ये ठीक, 3 वेस्ट मटेरियल है और बाहर 2 अच्छे मटेरियल हैं। तो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, पीएम साहब क्या करेंगे, भाई देख तू निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, सिलेक्टिवली बाहर, और इन दोनों भाइयों को अंदर बुला लेगी, तुम दोनों भाई अंदर आ जाओ। ठीक, तो ये कैसी है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। आगे बात करते हैं, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल। अब सेल के अंदर जो सब्सटेंस है उसका मूवमेंट कैसा होता है, कैसे वो मूवमेंट टेक्स प्लेस करता है। हाउ डज सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। अब सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है तो वो कैसे आ रही है, सेल के अंदर कोई चीज़, सेल के बाहर कोई चीज़ जा रही है तो वो कैसे जा रही है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सब सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफ्यूजन। अब ये देखो एक नया नाम डिफ्यूजन। हमारे शरीर से भी ऑक्सीजन, मतलब हम शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब ऐसे हमारी सेल भी है, सेल को अगर हम बॉडी माने तो यहाँ से इन्होंने ऑक्सीजन ली O2, देखो मेरे पास पेन नहीं है यार तो ऐसे बन जाता है, फिर भी मैं देखो उंगली से बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, CO2। ठीक, अब देखो ये कैसे गई, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन का मतलब होता है, मान लो तुमने एक सेंट लिया है, ठीक, सेंट मत लो, सेंट तो महंगा पड़ जाएगा, अगरबत्ती ले लो। अगरबत्ती लेके कोने में रख दो, घर के कमरे के किसी कोने में रख दो। ठीक, कोने में रखोगे जला के उसको ना, तो देखोगे कुछ देर बाद, आधे मिनट बाद या 1 मिनट बाद पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू आएगी। खुशबू क्यों आ गई, क्योंकि ना वो देखो सब्सटेंस जो था वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ गया। देखो जैसे मैं एक कमरा बनाता हूँ, रुको अब तुम्हारे लिए कमरा भी बना दूंगा इसी में, एनसीईआरटी में कमरा। ये हो गया कमरा। अब मैं धूप बत्ती किस कलर से बनाऊँ, चलो येलो धूप बत्ती। तुम्हारे लिए मैं उंगलियों से धूप बत्ती भी बना देता हूँ, देख लो। ये हो गई हमारी धूप बत्ती जल रही है। ठीक, ये है कमरे का दूसरा कोना, इस कमरे के कोने को A, इस कमरे के कोने को B। अब देखो यहाँ से धीरे 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 धूप बत्ती की खुशबू यहाँ आई, यहाँ से धीरे 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 धूप बत्ती की खुशबू यहाँ आई। तो ये कैसे हुआ, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे धूप बत्ती की खुशबू ज़्यादा, देखो कलर और चेंज करो तुम्हारे लिए, यहाँ पे धूप बत्ती की खुशबू ज़्यादा, यहाँ पे धूप बत्ती की खुशबू कम, ज़्यादा से धूप बत्ती की खुशबू आई कम में, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऐसे ही जब ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा, CO2 अंदर ज़्यादा, ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा, CO2 अंदर कम, बाहर से आई अंदर और CO2 अंदर से गई बाहर, ख़त्म। अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी महारानी क्या कहती हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। भाई तुमने पढ़ा भी है इसको। वी सॉ दैट
देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। मैंने तुमको ये बता दिया, अब मैं फालतू में बोलूँगा नहीं, मेरा मुंह दर्द करने लगा। आगे पढ़ते हैं। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स टू द सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सब सब्सटेंस लाइक CO2, कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए सेलुलर वेस्ट रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल। ये एक सेलुलर वेस्ट है जो कि सेल के अंदर से निकलना जरूरी है। और एक्यूमुलेशन इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, अगर ये सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन से एक्यूमुलेट कर जाए तो इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल एज सून द डिफरेंस कंसंट्रेशन। भाई मैंने ये तुमको सारा बता दिया कैसे कैसे होता है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम, ज़्यादा से जाएगी कम में। लेकिन फिर भी मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे भैया अभी बोल रहे थे NCERT की कोई लाइन नहीं छोड़नी और खुद ही छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये हो गई हमारी सेल। अब इन्वायरमेंट में CO2 हो गई कम, हमारे सेल के अंदर हो गई देखो यार तुम्हारी वजह से मेरे को नाखूनों से बनाना पड़ रहा है, CO2 हो गई ज़्यादा। ठीक, अब देखो CO2 यहाँ पे है ज़्यादा और यहाँ पे है कम, लाल पेन चुनेंगे नहीं, हम पीला चुनेंगे। ये गई यहाँ से यहाँ। ठीक, अब हम O2 की बात करते हैं। O2 हम नीले से बनाते हैं। ठीक, तो O2 है यहाँ पे ज़्यादा, O2 है यहाँ पे कम। अब देखो फिर से हमने पीला चूज़ किया और यहाँ से गई ये यहाँ। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, हो गया डिफ्यूजन, सेल हो गई मगन। ठीक, सारी ट्राई की थी लेकिन बनी नहीं, कोई बात नहीं, तुम समझ तो गए ना। अगला हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमारा हो गया। ठीक, समझ गए हम कि यहाँ तक कैसे कैसे क्या हुआ। अब बात करते हैं हम लाल पेन को चूज़ करते हुए। वाटर आल्सो ओबेज, वाटर जो होता है वो ऑल्सो ओबे करता है लॉ ऑफ कंसंट्रेशन, लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। भाई देखो मैं इसके लिए तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक गड्ढा खोदना, हाँ गड्ढा ही खोद लेना। गड्ढा खोदने के बाद एक कटोरी पानी लेना, जहाँ पे गड्ढा ऊंचा है वहाँ पे पानी डालना और फिर तुम देखना कि ऊंचे से नीचे की ओर पानी कैसे आता है। ये देखो मैंने एक बनाया नदी, नदी यहाँ पे है नीची, यहाँ पे है ऊंची, यहाँ पे मैंने एक डाला पानी, सॉरी ये तो बन गया कुछ और, चलो कोई नहीं। यहाँ पे मैंने डाला पानी, पानी होता है नीला नीला, तो हम कलर चूज़ करेंगे नीला नीला। ये आया हमारा पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। तो जो पानी होता है वो भी फॉलो करता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। द मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अब देखो अगर किसी गैस का हो रहा है बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, तो हम उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन अगर वही चीज़ पानी में हो रही है तो उसी सेम प्रोसेस का नाम हम ऑस्मोसिस रख देते हैं। बस इतनी सी बात है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कोई अंतर नहीं है। उसमें गैस का होता है, इसमें लिक्विड का होता है। उसमें गैस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है और इसमें लिक्विड का होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। ठीक, समझ गए। आगे हम बात करते हैं। Thus, osmosis is the net diffusion of water across the selectively permeable membrane towards a higher solute concentration। अब लो भैया, हरदम यार नई नई टर्म आ रही है इसमें। सॉल्यूट क्या होता है अब इसको भी बताना पड़ेगा तुम्हें। ये हो गया एक सोल्यूशन। रुको, सोल्यूशन को मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं डब्बा बनाऊंगा एक। ये हो गया हमारा एक डब्बा। ठीक, डब्बे के अंदर हो गया गोला, ये हो गया एक गोला, ये हो गया एक गोला। ठीक, अब ओहो रुको, फिर से ये हो गया हमारा डब्बा। डब्बे के अंदर हम बनाएंगे लाल गोला, डब्बे के अंदर बनाएंगे पीला गोला। ठीक, अब देखो इस लाल गोले को हम मान लेते A, इस पीले गोले को B। अब लाल गोला देखो, इन दोनों को मिला के जो बनता है वो होता है सॉल्यूशन। भाई मैं लिख पाऊंगा, देखता हूँ। SOLUTION, लिख लिया। देखो उंगली से लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट।
अगर हम जो ज़्यादा होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। मान लो ए भाई साहब ज़्यादा हैं तो ये क्या हो गए सॉल्वेंट, बी भाई साहब ज़्यादा हैं तो ये क्या होगा सॉल्वेंट, लेकिन बी भाई साहब इसमें कम होंगे तो ये हो गया सॉल्यूट। चीनी पानी वाला एग्जांपल तो तुमको, देखो फिर से बनाता हूँ एक डब्बा, ये हो गया ग्लास, ठीक, ग्लास में भर देते हैं, अरे यार पानी 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 पानी, ये हो गया हमारा पानी। पानी के अंदर अब हम डालेंगे चीनी। चीनी कौन से कलर की, लाल लाल चीनी, चलो लाल लाल चीनी 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 चीनी, ये हो गई हमारी चीनी। अब देखो इन सब का नामकरण, तो लाल भाई साहब क्या हो गए सॉल्यूट क्योंकि हैं ये कम, नीले भाई साहब हो गए सॉल्वेंट ये है ज़्यादा, ठीक। तो ये हो गया हमारा ख़त्म। आगे बढ़ करते हैं हम, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट इन वाटर, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हम एक एनिमल सेल या प्लांट सेल को रखें किसी सोल्यूशन में, कौन सा सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन, नमक वाले पानी में या चीनी वाले पानी में, तो क्या होगा। अब अच्छी अच्छी बातें बता रही है एनसीईआरटी, तो अब हम इसको देखते हैं कि अगर हम किसी भी सेल को शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन में रखें तो क्या होगा। अब सोल्यूशन तो मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक। वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड बी हैपन, 3 चीज़ें हो सकती हैं सेल के अंदर, ठीक। अब तीनों हैं क्या वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन, अगर सराउंडिंग मीडियम की जो पानी की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है देन द सेल से, देन आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट और द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। मैंने तुम्हें बताया था सेल के बाहर का जो पानी का है वो सेल से अंदर वाले पानी से ज़्यादा है, तो पानी बाहर से कहाँ से आएगा, बाहर से अंदर। पहले केस के लिए पानी कहाँ से आएगा, डब्बा, ये हो गई सेल, पानी कहाँ से आएगा, बाहर से अंदर, ठीक, पहला केस हो गया। अब दूसरे केस की बात करते हैं, इफ़ द मीडियम हैज़ एक्सैक्टली सेम वाटर कंसनट्रेशन एज द सेल, अगर पानी और सेल मतलब सेल में जितना पानी है और बाहर जितना पानी है दोनों की कंसनट्रेशन सेम, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब फिर से हम बनाएंगे एक डब्बा, डब्बे के बाहर भी एक बड़ा डब्बा लेकिन नीला डब्बा, ये हो गया नीला डब्बा। ये है पानी का टैंक, अरे यार सारा मिट गया, 1 मिनट रुको मेरे भाई, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये डब्बा क्या है, इसको भी दोबारा बना देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पानी बराबर, यहाँ भी पानी बराबर, ना अंदर आए ना बाहर जाए। जैसे तुम एक फ़र्श पे पानी गिरा दो, लेकिन फ़र्श भाई बिल्कुल एकदम प्लेन होनी चाहिए, तो ना पानी वहाँ से आगे ना पानी वहाँ से पीछे, पानी वहाँ पे टिका रहेगा। और ऐसे भी जो सेल है वो सेल में ना पानी जाएगा ना सेल से पानी आएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब सेम, टोनिक का मतलब टोन, सेम टोन वाला सॉल्यूशन है उसे हम आइसोटोनिक बोलेंगे। तीसरा अगर हम बात करें, इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, मीडियम के अंदर पानी कम है देन द सेल, तो क्या होगा, सेल से पानी मीडियम में जाएगा और ऐसे में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन बट टाइम more water leaves the cell than enters it, therefore the cell will shrink। अगर देखो भाई सेल से पानी बाहर जाएगा तो सेल सिकुड़ जाएगी, सेल में पानी आएगा तो सेल मोटी हो जाएगी, सेल से ना आएगा ना जाएगा तो सेल जैसी है वैसी रहेगी, बात ख़त्म। फालतू में इतना बड़ा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। एक्टिविटी 5.3 हम देखते हैं, ऑस्मोसिस विद एन एग। अब हम अंडे की ऑस्मोसिस करते हैं। रिमूव द सेल ऑफ एन एग by dissolving it in dilute HCl. The cell is mostly calcium carbonate. A thin outer skin now encloses the egg. Put the egg in pure water and observe after 5 minutes. What do we observe? The egg swells because the water passes into it by osmosis. मैंने इतना पढ़ दिया, लेकिन मैं तुमको एकदम अच्छी वाली हिंदी में बताता हूँ क्या हुआ। अंडा लो,
उसकी सेल को निकालो, उसे HCl में डालो, उसका कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो ख़त्म, उसे पानी में डालो 5 मिनट के लिए, फिर देखोगे तुम अंडा फूल जाएगा। और वो अंडा फूलेगा क्यों? क्योंकि वाटर में अंडे की जो वाटर कंटेंट है वो कम है और पानी ज़्यादा है, तो वाटर जो है वो अंडे में आएगा, जिससे अंडा हमारा फूल जाएगा। अगला बात करते हैं, प्लेस सिमिलर डीसील्ड एग इन एन कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन एंड ऑब्जर्व 5 मिनट्स। और वही जो सेम अंडा है उसे हम साल्ट सोल्यूशन में डाल दे तो अंडा बेचारा पिचक जाएगा, काम ख़त्म। अगला हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 5.4। 1 मिनट में देखता हूँ कितना बचा है। ठीक है, हम यहाँ तक पढ़ेंगे आज, इसके बाद सेल वाल से हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा बचा है। एक्टिविटी 5.4 हम पढ़ते हैं। पुट अ ड्राइड रेजिन और एयर ड्रॉप्स इन अ palm and leave it from some time, then place it into the concentrated solution of salt or sugar water. You will observe each grains of water swells when placed in the water. However, when it placed into the concentrated solution it loses content. भाई देख, मैं जितना तेरे को बताया मैंने वही सेम इसमें फिर से वही। अगर पानी ज़्यादा है तो फूल जाएगी, पानी कम पतली हो जाएगी, ख़त्म। अब आगे बात करते हैं हम। अरे राइमिंग बन गई यार। पानी ज़्यादा है तो फूल जाएगी, पानी कम है तो पिचक जाएगी, सारी बात ख़त्म। आगे पढ़ते हैं हम। तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक, मैंने बताया है पानी का एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट रूट, बाय प्लांट सेल, बाय यूनिसेलुलर सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अगर गैस कर रही है तो डिफ्यूजन, पानी ले रही है तो ऑस्मोसिस। ठीक, 10 डिफ्यूजन इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। इन एडिशनल टू दिस, देखो बाहर कितनी आवाज़ आ रही है, लेकिन क्या करें, तुम्हारे लिए कुछ भी करना पड़ता है। The cell also obtains the nutritional and environment. Different molecules move in and out of the cell through the type of transport requiring the energy. ठीक, अब देखो सिर्फ पानी तो अंदर बाहर जाएगा नहीं भाई, कुछ और खाने पीने की चीज़ें। भाई देखो, तुम सीधा पानी तो नहीं पीते, तुम जूस पीते हो, गन्ने का जूस, मौसम्मी का जूस, भाई पता नहीं जूस ही पीते हो, माउंटेन ड्यू भी पीते हो, डर के आगे जीत वाला, तो वो सब अंदर बाहर जाएगा ना भाई। अगर तुम्हारी सेल एक्सेप्ट ही नहीं करेगी भाई, अब देखो सेल का मन नहीं कर रहा माउंटेन ड्यू पीने का, तो तुम नहीं पियोगे, ये सच बात है। लेकिन अगर भाई सेल तुम्हारी कह रही है यार चलो आज पानी तो बहुत पीते हैं, चलो आज माउंटेन ड्यू पीते हैं, डर के आगे जीत करेंगे हम, तो जब तुमने माउंटेन ड्यू पिया, अब देखो उस सेल को एक्सेप्ट करना चाहिए, सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो वो उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेगी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, द सेल्फ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो enables the cell engulf into the food and food material into the external such as amoeba known as क्या बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। अमीबा requires its food through such process। ठीक, अब देखो एक और नया टर्म इंडोसाइटोसिस। अब इसको हम समझने के लिए हम पहले अमीबा भाई साहब को बनाएंगे। ये हो गए हमारे अमीबा भाई साहब। खाना बनाएंगे हम, हरा हरा खाना बनाएंगे, ये हो गया खाना। अमीबा अपने स्यूडोपोडिया से आगे बढ़ेगा, ये इसके स्यूडोपोडिया हो गए जो कि फाल्सफिश होते हैं, और ये जब आगे बढ़ेगा तो इसने ना ऐसे कर लेना है, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पहुँच गया। मतलब इसने क्या किया, खाने को इंगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया बाय द एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। ठीक, और ये अब खाना कहाँ पहुँच गया, इसके पेट में। अब ये इसको मतलब एब्जॉर्ब करेगा, इससे न्यूट्रिशन लेगा, ख़त्म। आगे पढ़ते हैं हम। एक्टिविटी 5.5 फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम द रिसोर्स इन द स्कूल। भाई तुम्हारे स्कूल में अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो वहाँ से देख लो, नहीं तो तुम इंटरनेट तो है ही तुम्हारे पास, तभी तुम मेरी वीडियो भी देख रहे हो, और अपने टीचर से डिस्कस कर लो। यार मैं तुम्हारा भाई हूँ, टीचर भी हूँ, तो मैं ही बता दूंगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल के बारे में, तो हम इधर सेल की ही बात करेंगे। What do substance like CO2 and water remove from the cell? डिस्कस। भाई हमने इतना सारा डिस्कस किया, अब तुम खुद भी कुछ डिस्कस कर लेना। वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल। मैंने तुम्हें बताया था, ये जो चाहे बाहर करिए, जो चाहे अंदर करे, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब
एक्टिविटी हम पढ़ लेते हैं। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हम इस एक्टिविटी से हमने क्या किया, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स कैन एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। सिर्फ जो लिविंग सेल्स होती हैं वही वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं ऑस्मोसिस से, ठीक। सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. In such media, the cell tend to take up by osmosis. The cell swells up, building up pressure against the cell. The wall exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of the cell walls, such cells can withstand much greater change in the surrounding medium than animal cell. इतनी बड़ी गाथा को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा है इसमें। इन्होंने ये कहा किसी भी बैक्टीरिया को अगर हम पानी में डालेंगे वो फूल जाएगा, फूलने के बाद भाई वो प्रेशर लगेगा, जितना प्रेशर उससे बाहर से लग रहा है उतना ही प्रेशर वो अंदर से लगाएगा, जिससे वो फूला रहेगा ज़्यादा और अब पानी नहीं लेगा। नहीं तो भाई अगर तुम्हें ना नहाने के लिए बोल दिया जाए तुम्हें बाथ टब में जाके बैठ जाओ, तुम्हारे सेल पानी अंदर लेती रहेगी, तुम फूलते रहोगे, फूलते फट नहीं जाओगे ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि तुम फट जाते हो नहाते वक्त ना। मैं हंस रहा हूँ लेकिन तुम फटते तो नहीं हो ना नहाते वक्त। तो फटते इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारी सेल एक प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन रखती है अपनी सेल का, जिसकी वजह से वो नहीं फटती। अब हम वीडियो की अगले पार्ट में बात करेंगे, इस पूरे चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म कर देंगे। हाँ लेकिन भाई तुम NCERT पढ़ना और मेरी वीडियो को एक बार और देख लेना और समझ लेना, क्योंकि मैंने इसमें NCERT की एक एक लाइंस को अच्छे से एक्सप्लेन और डिस्कस किया है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। गुड बाय।